हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 कक्षा 10वीं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दो चर अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। और रैखिक मतलब जिसकी घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उसकी घात एक हो। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी घात एक हो। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें x और जो y है, x और y हमारे चर हैं और ये जो a b c है वो हमारी वास्तविक संख्या है। तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इससे रिलेटेड जो यदि हमारे पास दो समीकरण दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जब ये दो समीकरण हमें दिए हैं तो इनके कब अद्वितीय हल होते हैं, अनेक हल होते हैं और कोई हल नहीं होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब अद्वितीय हल हो तब उसका प्रतिबंध होता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। मतलब ये जो a1 a2 और b1 b2 दिए हैं, इनके मान जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। और इसी से संबंधित जब अद्वितीय हल हो तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी। मतलब हम इस समीकरण के हल को अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो जो ये दो रेखाएं बनेंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होता है। यह एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। और जो हल होगा वो होगा संगत, जो हल होगा वो संगत। हम इसे माना कि जैसे हमारे पास ये दो पेन हैं, ये दो रेखाएं हैं मान के चलो, जब यह एक दूसरे को ऐसा प्रतिच्छेद करती है तो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए इसका एक हल होगा, केवल अद्वितीय हल। और जब अनेक अनंत हल हो, मतलब अनेक अनंत हल हो तो इसका प्रतिबंध होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और उसके लिए रेखाएं जो होती है वो समपाती होती है। समपाती मतलब एक के ऊपर एक। जब हम इन दोनों पेनों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो यह अनंत बिंदुओं पर यह एक दूसरे को छू रहे हैं, इसलिए इनके जो हल हैं वो अनंत होते हैं। तो और जो हल अनंत है और जो हल होता है वो संगत रहेगा। इसी प्रकार जब कोई हल ना हो तो इसका प्रतिबंध होता है हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न, समीकरण x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो हम इसी समीकरण 1 दे देते हैं और x ऋण y बराबर 4 को समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि मतलब हमें एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना है और फिर उसे हल करना है। प्रतिस्थापन मतलब इस एक का मान दूसरे में स्थापित करके फिर मान निकालना है। तो हम समीकरण 1 से y का या x का मान निकाल लेते हैं। तो हम इससे x का मान निकालेंगे, यदि x का मान निकालेंगे तो y को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर इससे आ जाएगा हमारा 14 ऋण y। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इस मान को हमें रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x बराबर इसे 14 ऋण y रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 4। तो हमें x के स्थान पर 14 ऋण y रखना है। तो x है हमारा 14 ऋण y और ये y जैसा का वैसा बराबर 4।
ऋण और ऋण धन हो गए, तो 14 बराबर ऋण 2y बराबर 4। 14 का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ऋण 2y बराबर इसे 4 ऋण 14। ऋण 2y बराबर इसे 14 में से हमें 4 को माइनस करना है, तो हमारा बचेगा ऋण 10। ऋण और ऋण हमारा धन, और y बराबर इसे जो ये 2 है ये 10 के बटे में आ जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा हमारा 5 बार, तो y का मान आ गया हमारा 5। अब इस मान को हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना है, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं y बराबर इसे 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर इसे 14 ऋण y, तो x बराबर इसे 14 ऋण 5, तो x बराबर इसे आ गया हमारा 9। तो ये हमारा निकल गया x का मान और हमारा y का मान 5। तो हमारा x बराबर इसे आया 9 और y बराबर इसे 5। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यहाँ तक हमारा एक समीकरण बन जाएगा। इसके बाद में एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, यहाँ तक हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ प्रश्न अनुसार पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर, इससे हमने 2 संख्याओं का अंतर क्या दिया है 26। तो हमने माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y दोनों का अंतर हमारा है 26। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरी शर्त में क्या लिखा है कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की तिगुनी है। तो पहली संख्या हमने मानी x बराबर 3 गुणित y, ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरण को या तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। यदि प्रश्न पत्र में दिया है आपको कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन से करना है। अगर किसी भी विधि का नाम नहीं दिया है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको विधि सरल लगती है उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे करूँगी प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने x नहीं तो y का मान ज्ञात करना होता है। चूँकि हमारा जो x का मान है पहले से निकला है, इसलिए हम इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x ऋण y बराबर 26, हमें y के स्थान पर रखना है, x के स्थान पर रखना है 3y। हम समीकरण 1 में x के स्थान पर 3y रख देते हैं, तो हमारा समीकरण 1 है x ऋण y बराबर 26। तो x के स्थान पर हमें रखना है 3y, ऋण y बराबर 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो 2y बराबरी से 26, तो y बराबरी से 26/2, तो हमारा y का मान आ गया 13। इजीली निकल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x बराबर, हमारा समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणित y का मान हमारा निकला है 13, तो x बराबर 13 39, तो ये हमारा निकल गया x का मान। हमने पहली संख्या x को माना था तो x बराबर से 39 और दूसरी संख्या माना था y को, तो y का मान आ गया हमारा 13। मतलब पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। तो यह हमारा आंसर चल गई। हमारी पहली संख्या x बराबर से 39 और दूसरी संख्या y बराबर से 13। इसकी हमें जांच करने के लिए हम इसे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। x ऋण y मतलब 26 है, तो x का मान 13,
सॉरी x का मान 39, 39 में से 13 को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 26। तो यह हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं हमारे आंसर की। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न कि दिया है हमें दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। दो समपूरक कोण ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो पहला समीकरण तो इसी से बन जाएगा हमारा कि x धन y बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 बन गया क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। अब प्रश्न में क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। तो मैंने जैसा प्रश्न में बोला है वैसे ही यहाँ पे लिख दिया कि बड़ा कोण छोटे कोण का 18 अधिक मतलब योग करना है। तो बड़े कोण को हमने माना x और हमारा छोटा कोण है y। तो ये हमारा x का मान निकल गया। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमने प्रतिस्थापन विधि में सीखा है कि x या फिर y का मान निकालते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ निकला वाला है, हम इसका पक्षांतर इधर करेंगे फिर और निकालेंगे, उससे अच्छा यही मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180। तो हमें x के स्थान पर रखना है y धन 18 धन y बराबर 180। y में y प्लस होगा तो 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर इसे 180 माइनस 18। तो y बराबर इसे 2y बराबर इसे आएगा आपका 180 में से हम 18 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 172। y बराबर इसे 172 बटे ये 2 172 के भाग में, तो 2 का भाग हम 172 में देंगे तो आएगा हमारा 81। तो y का मान आ गया हमारा 81। इस मान को हम अब समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 है हमारा x बराबर y धन 18। इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर इसे y का मान हमारा 81 प्लस 18, दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 99। तो ये हमारा निकल गया x का मान। तो हमने बड़े कोण को x माना था, छोटे कोण को y। तो हमारा बड़ा कोण निकल गया 99 और छोटा कोण 81। हम इन दोनों का योग कर कर देख सकते हैं कि 180 आ रहा कि नहीं। यदि आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं आता है तो आंसर की जांच करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम परीक्षा में भी हमारा आंसर जांच सकते हैं। तो नीचे हम लिख देते हैं कि बड़ा कोण 99 अंश और छोटा कोण हमारा 81 अंश। ये हमारा आंसर। तो हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो आइए हम इसे देखते हैं। एक क्रिकेट टीम 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो ज्ञात करना है उसे हम देखते हैं कि प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य। तो इसी को हम माना कि लिखेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब ये जो दिया है हमारा एक 7 बल्ले 6 गेंद, इससे बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। यह हमारा 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में इससे एक समीकरण और 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में
तो यह दूसरा समीकरण। 3 बल्ले मतलब हमने बल्ले को x माना, इसलिए 3 का गुना x में करेंगे। और 5 गेंद, तो हमने गेंद का मूल्य y माना, इसलिए 5y बराबर से समीकरण 2। अब हम इसको प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो मैं इसे करूँगी प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण जो सरल लग रहा उसे देखते हैं। तो समीकरण हमारा सेकंड वाला थोड़ा इजी है, तो इससे लेंगे। तो 3x प्लस 5y बराबर 250। इसमें हम मान निकालेंगे y का। ज्ञात करेंगे x का, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 5y को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हमारा आएगा 1750 माइनस 5y। x बराबरी से 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 है ये इसके भाग में चला जाएगा। तो ये हमारा निकल गया x का मान। इसे समीकरण 3 दे देते हैं। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा समीकरण 1 है 7x धन 6y बराबर 3800। तो हम x के स्थान पर इस मान को रख देते हैं, तो 7 गुणित 1750 ऋण 5y बटे में 3 धन 6y बराबर से 3800। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा 7 का गुना 1750 में करेंगे और 7 का ही गुना करेंगे हम 5y में, 3 जैसा का वैसा। तो ये जो y का मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमने समीकरण 1 उतार लिया यहाँ। x धन 10y बराबर 105। तो 10 x जैसा का वैसा 10 गुणित y का मान हमारा है 10, तो x बराबरी से 105। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100, 100 का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो x का मान निकल गया हमारा 5। तो ये हमारा निकल गया नियत भाड़ा, और y बराबरी से प्रति किलोमीटर भाड़ा, y का मान 10। अब हमें उन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर में नियत भाड़ा भी ऐड होगा, तो x धन 25y, तो x का मान 5, 25 गुणित y का मान है हमारा 10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 धन 250, तो हमारा आंसर आ गया 255। मतलब 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 255 रुपये देना पड़ेगा। यहीं से हम तो 7 का गुना 1750 में करेंगे तो आएगा 12,250, और 7 का गुना 5 में किया तो 35, 3 जैसा का वैसा। अब हम इसमें एलसीएम लेकर हल करते हैं, तो 1250 में 35 जैसा का वैसा, 3 का गुणा 6y में करेंगे तो 18y। अब इस 3 का गुना हमने 3800 में भी कर दिया तिर्यक गुणा के इससे, तो इसका गुणनफल आया हमारा 11,400। अब y वाले को एक साइड कर देते हैं और बिना y वाले को एक साइड। तो 35y में से 18y को माइनस करेंगे तो 17y आ जाएगा, और 11,400 में से हमने घटाना है 12,250। मतलब 12,250 में से हम इसे घटाएंगे तो माइनस का आएगा 850। 17 का भाग हम देंगे 850 में तो जाएगा हमारा 50 बार। तो इस प्रकार निकल गया हमारा y का मान। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पर जो y दिख रहा है इसमें हमें रखना है 50, तो हमने यहाँ रख दिया है x बराबर से 1750 माइनस 5 गुणित 50। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 250। 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो 3, अब 1500 आ गया, इसमें 3 का भाग देंगे तो 500। तो x का मान हमारा 500 आ गया और y का 50। मतलब एक बल्ले का जो मूल्य है वो आएगा आपका 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य आएगा वो 50 रुपये। तो इसे नीचे हम आंसर डालकर लिख देंगे। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नावली 3.2 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरे का चौथा प्रश्न।
तो प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 किलोमीटर है। यहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 105 है। तो इससे बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमने माना कि नियत भाड़ा x ले लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 105 है। तो ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है तो इसमें कुछ नियत भाड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान के चलो नियत लग रहा है तो इसको हमने x मान लिया। फिर बाकी का जो अतिरिक्त भाड़ा है ये दोनों मिलाकर हमारे हो रहे हैं 105। तो हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं इसे x धन 10y बराबर 105। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा कि 15 किलोमीटर के लिए उसे 155 रुपये देने हैं। तो नियत भाड़ा तो x आएगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा में 15 किलोमीटर वो चला है, तो 15 किलोमीटर y से इसके रुपए है 155। तो ये हमारे समीकरण बन गए। अब इसे हम प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इसे विलोपन विधि से हल करती हूँ। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2। जब विलोपन विधि हम हल करते हैं तो x या फिर y के गुणांकों को हमें समान करना होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर x के गुणांक समान है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे घटा देते हैं। यहाँ लिख दें हम घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह इसके चेंज हो जाते हैं। कि जो y का मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमने समीकरण 1 उतार लिया। यहाँ x धन 10y बराबर 105। तो 10 x जैसा का वैसा 10 गुणित y का मान हमारा है 10। तो x बराबरी से 105, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x का मान निकल गया हमारा 5। तो ये हमारा निकल गया नियत भाड़ा और y बराबर से प्रति किलोमीटर भाड़ा, y का मान 10। अब हमें उन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर में नियत भाड़ा भी ऐड होगा। तो x धन 25 y। तो x का मान 5, 25 गुणित y का मान है हमारा 10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 धन 250, हमारा आंसर आ गया 255। मतलब 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 255 रुपये देना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां प्रश्न। तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या दिया है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि भिन्न क्या है। तो भिन्न है हमारा अंश और हर से जो मिलकर बनती है उसे भिन्न का। तो हमको माना कि अंश बराबरी से x और हर बराबरी से y। हमने अंश को x माना और हर को y, तो हमारी भिन्न बनी है x और y। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी, तो संख्या क्या हो जाती है 9/11। तो इस प्रकार समीकरण 1 बन जाएगा इससे, और इसी प्रकार समीकरण 2 बनेगा हमारा। जो प्रश्न कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने 3 जोड़ दिया अंश में भी और हर में भी, तो संख्या क्या हो जाती है 5/6। अब हम दोनों को हल कर लेते हैं और एक एक समीकरण बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें करना पड़ेगा तिर्यक गुणा। तो 11 का गुणा करते हैं हम x धन 2 में, और 9 का गुणा करेंगे y धन 2 में। तो 11 का गुणा x में करेंगे तो आएगा हमारा 11x, और 11 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा हमारा 22।
इसी प्रकार 9 में करेंगे y का तो 9y और 9 का 2 में करेंगे तो 18। एक्स वाई वाले पद को हम एक साइड कर देते हैं तो 11x ऋण 9y बराबर इसे 18। ये 22 इधर पक्षांतर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 11x ऋण 9y बराबर इसे तो 18 में से 22 को हम माइनस करेंगे, मतलब 22 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ऋण 4। तो यह हमारा पहला समीकरण बन गया 11x ऋण y बराबर इसे ऋण 4। इसी प्रकार समीकरण 2 को करते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे तिर्यक गुणा। तो 6 का x में करेंगे तो आएगा हमारा 6x, 6 का 3 में करेंगे तो 18। इसी प्रकार y का 5 में करेंगे तो 5y धन 5 का 3 में करेंगे तो आएगा हमारा 15। 6x y का इधर पक्षांतर करते हैं तो धन का y है, इधर आके ऋण का हो जाएगा। इसी प्रकार 15 ऋण 18 धन का है तो इधर आके ऋण का, तो 6x ऋण 5y बराबरी से 15, 18 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा ऋण 3। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो हमारे दोनों समीकरण बन गए हैं। अब इसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इसे करूँगी विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 बन गए हैं तो हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हमें x या फिर y का गुणांक बराबर करना होता है, तो हम इसमें करेंगे x का गुणांक बराबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 2 में x के गुणांक में 6 है, तो इसका गुणा करना है हमें समीकरण नंबर 1 में। और उसी प्रकार समीकरण 1 में x का गुणांक है 11, तो हमें समीकरण 2 में 11 का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 11 में किया तो 66x, 6 का 9 में करेंगे तो 54 और 6 का ऋण 4 में भी गुणा करना है हमने तो 6 चौक 24। इसी प्रकार 11 का 6 में करेंगे तो हमारा आएगा 66x और 11 का 5 में करेंगे तो 55y और 11 का ऋण 3 में करेंगे तो इन दोनों समीकरणों को घटाने पर हमारा मिलता है जब 55 में से 54 माइनस करेंगे तो y बचेगा और 33 में से 24 घटाएंगे तो 9। तो ये हमारा हो गया y का मान। अब इस मान को हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हम इसे रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारा 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। 6x ऋण 5y का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 9, तो आ जाएगा यहाँ हमारा 45 और ऋण 3। तो 6x बराबरी से ऋण 3, 45 ऋण का है तो इधर आके हमारा धन का हो जाएगा। अब 6x बराबरी से 45 में से हम 3 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 42। तो 6x बराबर से 42 बटे 6, तो x का मान आ गया हमारा 7। तो ये हमारा x का मान हो गया। तो हमारी जो हमने जो भिन्न मानी थी हमने x बटे y, तो हो जाएंगे हमारी 7 बटे 9। तो ये हमारा आंसर। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां प्रश्नावली 3.2 का। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का 6वां प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम अभी यहीं तक पढ़ते, इससे हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इससे हमारा समीकरण बनेगा 2। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली है। 5 वर्ष बाद जब भी आयु वाले प्रश्न आते हैं तो बाद की बात होती है, तो वर्तमान आयु में जोड़ना होता है हमें। इसी प्रकार अगर पूर्व की बात आई तो वर्तमान आयु में हमें घटाना पड़ेगा। तो जेकब की आयु वर्तमान वाली x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, हमें x में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो x में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा x धन 5। ऐसा ही उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएंगी, y धन 5।
y धन 5 हो जाएगी। तो हमें प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो हमने ये इससे समीकरण बन जाएगा। तो x धन 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो हमारा आएगा 3y धन 15। दिया है 3 का y में 3y और 3 का 5 में करेंगे तो 15। अब हम x और y वाले पद को एक साइड कर देते हैं। तो x इधर जैसा का वैसा, और ये जो 3y है ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 15 के माइनस में 5। अब तो x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 10। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं हम कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, x ऋण 5। ऐसे ही उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व की बात चली है तो हमें वर्तमान आयु में से 5 घटाना पड़ेगा। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ऐसा उन्हें प्रश्न में दिया है। तो हमने इसे समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इससे हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। 7 का गुणा कर देते हैं y में 7y, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35। पक्षांतर कर देते हैं तो x 7y इधर आएगा तो ऋण 7y और ऋण 35, ऋण का इधर 5 जाएगा तो ये धन का 5। तो हमारा समीकरण बन गया x ऋण 7y बराबर इसे ऋण का 30। ये समीकरण 2। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2। अब इसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इसमें लगाऊंगी विलोपन विधि। हमारा समीकरण 1 x ऋण 3y बराबर इसे 10 और दूसरा x ऋण 7y बराबर इसे ऋण 30। अब इसे हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि में हम जानते हैं कि x या फिर y दोनों के गुणांक, किसी भी एक के गुणांक हमें बराबर करना होता है। चूँकि यहाँ x के गुणांक पहले से बराबर हैं तो हम डायरेक्ट इसे घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने के लिए इनके चिन्ह हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ धन है तो ऋण, ऋण है तो धन और ऋण है तो धन। x से x कैंसिल, 7 में से 3 माइनस होंगे तो बचेंगे हमारे 4 और 30 में। अब इस चिन्ह का की कोई वैल्यू नहीं, अब हमें जो हमने लगाया है अलग से उसका और ऊपर वाले चिन्ह की तुलना करना है। तो 30 और 10 हो जाएगी हमारे 40। तो y बराबरी से आ जाएगा हमारा 10। y का मान आ गया हमारा 10। अब इस 10 को समीकरण 1 या फिर 2 में रख देते हैं तो हमारा इजी को समीकरण 1 दिख रहा है तो हम इसे 1 में रख देंगे। x ऋण 3 गुणित y के स्थान पर हमें रखना है 10। तो x ऋण 10 का गुणा हम 3 में करते हैं तो आएगा हमारा 30 बराबर 10। तो x बराबर इसे 10, ऋण इधर जाएगा हमारा पक्षांतर में तो वो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा x का मान निकल गया। तो x हमने माना था जेकब की आयु को, तो जेकब की आयु निकल गई हमारे 40 वर्ष और पुत्र की आयु उसके निकल गई 10 वर्ष। तो नीचे हम आंसर डाल के लिख देंगे कि जेकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्नावली 3.2 का।